नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए मई के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लगभग यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 डेज़ का करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर कवर किया है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अंदर डिस्कस होंगे आप यहाँ पर हेडलाइन के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि जो टॉपिक है आपको लंबे समय तक याद रह पाए और साथ साथ इसका स्टैटिक जीके भी रिवाइज करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको अलग से स्टैटिक जीके ना पढ़ना पड़े। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बेहतर लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। किस तरीके के अंदर हम क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑपरेशन हॉक 2025 अभी किसी ने स्टार्ट किया है, किस संस्था ने स्टार्ट किया, क्या मकसद है स्टार्ट करने का, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लित्जर प्राइज़ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सम्मान है। किसको किसको इस बार सम्मानित किया गया, किसको सर्वाधिक प्लित्जर प्राइज़ मिले हैं, सभी डिस्कस करेंगे। और कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने एआई डेटा सेंटर पार्क को अभी सेट किया है, मतलब सेट किया है, आगे चल के उसमें कार्य भी किए जाएंगे और ये किस राज्य ने किया इसकी बात करेंगे। और एनसीईआरटी ने अभी रिसेंटली में 7th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उससे किस हिस्ट्री के टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है, इम्पॉर्टेंट है। और उसकी जगह कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व करने के, कुछ हटे हैं तो कुछ नए टॉपिक भी डाले जाएंगे, तो कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जाएंगे इस पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, दुनिया में जो मिलिट्री में खर्च है कौन सा देश कैसे करता है, कितना ज़्यादा करता है, उसका डिस्कशन करेंगे। सी क्योर प्रोजेक्ट किसने अभी स्टार्ट किया और क्या मकसद है स्टार्ट करने का, इसकी बात होगी। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज को तो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ऑपरेशन हॉक 2025। तो ऑपरेशन हॉक जो कि सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया गया। दुनिया में जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क डेवलप हो रहा है उस पर निगरानी रखने के लिए और उस पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन हॉक को सीबीआई के द्वारा चलाया गया, जिससे कि भारत के जो चाइल्ड है उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो नेटवर्क है उससे बचाया जा सके। और इसीलिए ऑपरेशन हॉक को चलाया गया है। बच्चों के लिए कई ऐसे ऑपरेशंस जो सीबीआई है वो चलाता है जिससे कि बच्चे बुरी आदतों की तरफ आकर्षित ना हों और उसमें फंस ना जाएं। इसी को देखते हुए इससे पहले सीबीआई ने कुछ और ऑपरेशन चलाए, जैसे कि ऑपरेशन कार्बन को चलाया था और ऑपरेशन मेघ चक्र को चलाया था। ये सभी बच्चों के लिए चलाए गए साइबर क्राइम से जो रिलेटेड है वो ये ऑपरेशंस थे। और अब ऑपरेशन हॉक सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया? जिससे कि ऑनलाइन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो जो नेटवर्क डेवलप हो गया है उसमें भारतीय बच्चों को किस प्रकार से बचाया जा सके और उस नेटवर्क में फंसने से और कुछ गलत कदम उठाने से रोका कैसे जाए, उसके लिए ऑपरेशन हॉक चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अब पहलगांव जो अटैक हुआ था उसमें कई लोगों की जान ली आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के उसमें कनेक्शन दिख रहे थे, जिसको देखते हुए भारत ने आतंकवादी गतिविधियां पीओके और पाकिस्तान से जो हो रही थी उनकी जगहों पर अटैक किया। भारत ने इससे पहले भी कुछ ऐसे अटैक किए हैं सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। अब ऑपरेशन सिंदूर, एक ऑपरेशन सिंदूर भारत की जो आर्मी है उसके द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद है कि एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान की उन जगहों पर जहां पर टेररिस्ट रुके हुए हैं, उन्होंने अपना वहां पे घर बना रखा है। पीओके और पाकिस्तान के एरियाज़ में ये एयर स्ट्राइक चल रही है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। अब इसे ख़त्म कर दिया गया है।
जो मध्यस्थता यूएसए ने निभाई है उसके बाद ऐसा हुआ है। लेकिन भारत की तरफ से अगर कुछ और कंडीशन ख़राब रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से, भारत इस ऑपरेशन को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू जो न्यूज़ पता चल रही है। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चंस के हिसाब से कौन से क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहलगांव जो अटैक हुआ था उसकी वजह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया टेररिस्ट को मारने के लिए, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए। इसमें कई टेररिस्ट को भारत की जो आर्मी है उन्होंने मारा भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि भारत अपने डिफेंस के लिए भी तो कुछ करेगा, क्योंकि वहाँ से भी रिटेलिएट किया जाएगा। तो जब पाकिस्तान की आर्मी रिटेलिएट कर रही थी तो भारत ने अपने सुरक्षा के लिए रशिया के द्वारा बनाया गया S-400 को यूज़ किया। ये वो वेपन है जो कि किसी भी मिसाइल को, आती हुई मिसाइल को रेंज में डिटेक्ट करता है और उसको अन्य मिसाइल के माध्यम से वहीं मार गिराता है, जिससे कि उस जहाँ पर वो आ रही है उसको उस जगह को क्षति ना पहुँचे। तो भारत के पास S-400 है। भारत ने इसका यूज़ एंटी मिसाइल के रूप में किया, मतलब एंटी जो शील्ड होती है, एरिया में शील्ड बना दी और इसने डिटेक्ट किया और बाद कोई मिसाइल छोड़ के उसको हवा में ही मार दिया। ये रशिया के S-400 के माध्यम से भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया, जो अभी चर्चाओं में रहा है। S-400 भारत ने रशिया से लिया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, ऑपरेशन सिंदूर से। टेंशंस जब चल रही थी तो उसी समय पर भारत की जो आर्मी है, भारत की जो एयरफोर्स है, उसने अभी राजस्थान में नोटिस टू एयरमैन नामक एक एक्सरसाइज की, जिससे कि अपनी सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके और एक तरीके से प्रैक्टिस और जब एक मैसेज भी पहुंचाया जा सके। तो अभी नोटिस टू एयरमैन नामक जो एक अभ्यास था वो भारत की जो एयरफोर्स है उसने गुजरात और राजस्थान के एरिया में किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें राफेल, मिराग 2000 और सुखोई 30 का यूज़ किया और यहाँ पर मैसेज पहुँचाने के लिए इसे किया गया था। पाकिस्तान बॉर्डर आपको पता है गुजरात और राजस्थान से लगता है और पंजाब से भी लगता है, ऊपर जम्मू और लद्दाख से लगता है। ये 5 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं जिनके साथ भारत पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती है। तो राजस्थान और गुजरात में ये नोटिस टू एयरमैन जो एक्सरसाइज है वो भारत ने की है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल सर्विस को स्टार्ट करने के लिए अभी एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम ECI नेट है। ECI नेट के माध्यम से भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंगल पॉइंट यूज़र फ्रेंडली जो इंटरफेस डेवलप करके वोटर्स को और जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल सर्विसेज प्रोवाइड हो पाएगी। मतलब कि सभी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अभी डेवलप किया है और जल्द ही इसको लॉन्च करेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्लित्जर प्राइज़ अभी रिसेंटली में दिए गए हैं। मैक्सिमम 4 प्लित्जर प्राइज़ किसको मिले हैं? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 प्लित्जर प्राइज़ मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड किसको किसको मिले, यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट लगाई हुई है। जैसे आप यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम की बात करें तो 4 अवार्ड मिले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये चारों अवार्ड आपसे एक बार पूछे जा सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें न्यूयॉर्क टाइम को कमेंट्री के लिए एक अवार्ड मिला, साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम को
फीचर फोटोग्राफी के लिए अवार्ड मिला, न्यूयॉर्क टाइम को ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड मिला, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड मिला। तो 4 सम्मान, 4 प्लिज़र प्राइज अभी रिसेंटली में न्यूयॉर्क टाइम को मिले हैं। मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। अगला, पहला नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? तो पहली नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस इसको अभी नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसमें जो हमारे अलग अलग राज्यों में और अलग अलग सिविल सोसाइटीज़ में जो डिस्प्यूट होते हैं लीगली या उनके अपने बेहतरी के लिए, कोई भी डिस्प्यूट है उनको इस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सॉल्व करने की यहाँ पर बात कही गई। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि हर पर्सन को अपना जो लीगल जो सिस्टम चलता है उसे अपनी भाषा में समझने का अधिकार है। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिससे कि लोगों को अपनी भाषा में लीगल सिस्टम समझाया जा सके, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके और बीच में जो एडवोकेट है या फिर कोई और है वो उनका फ़ायदा ना उठा पाए। इस चीज़ को यहाँ पर उठाया है भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, जिसकी वजह से चर्चाओं में रहा है। तो यहाँ पर मीडिएशन एक्ट 2023 के माध्यम से इसको पहली बार नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अभी कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क को इनॉग्रेट किया गया है? तो डेटा सेंटर पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छत्तीसगढ़ में जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। रायपुर में ये बनकर तैयार होगा। जब ये बनकर तैयार होगा तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आएगा और ये भारत में लगभग 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आगे चल के भारत को ये ग्रीन एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी और एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ में मदद करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ये जो डेटा सेंटर है वो डेवलप किया जा रहा है, इंडिया का पहला है। फाउंडेशन स्टोन चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा रखा गया है छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन प्लेयर है जिनको भारत का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 1991 से दिया जा रहा है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा करते थे, लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अब इस बार 2025 में ये सत्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं इनको दिया गया है। ये दोनों प्लेयरों को प्राइज के साथ साथ 25 लाख रुपए कैश, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अभी भारत की जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने पद्म अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो पद्म अवार्ड 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पद्म विभूषण सबसे बड़ा, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। फर्स्ट कौन सा है? तो भारत रत्न फर्स्ट है, दूसरे में पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण और चौथे में पद्मश्री आते हैं। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को सम्मान दिया गया, आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है। ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। तो टोटल ये 139 लोगों को इस बार सम्मान दिया गया है। भारत रत्न किसी को इस बार नहीं दिया गया। तो अगर बात करें पद्म विभूषण की तो 7 लोगों को यह अवार्ड मिला है। यहाँ पर तीनों अवार्ड्स की बात कर ली। अगर पद्म अवार्ड की बात करें तो पद्म अवार्ड 1954 से भारत सरकार दे रही है। ये नॉन मिलिट्री और जो भारत में
कोई और नागरिक है जो बहुत बेहतर काम करते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। एक्सेप्शनली वो भारत की बेहतरी के लिए जो कार्य करते हैं उनको ये दिया जाता है। ज़रूरी नहीं भारत के बाहर के लोग भी जो भारत के लिए बेहतर करते हैं उनको भी सम्मान दिया जाता है। जैसे इस बार जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो ओसामू सुजुकी को मिला है। मरणोपरांत ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जैपनीज पर्सन थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 7 लोगों को पद्म विभूषण से दिया गया, इनका नाम याद करना ज़रूरी है। जैसे देवूर नागेश्वरा रेड्डी, ये मेडिसिन के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना में इनका निवास था। और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, ये पब्लिक अफेयर्स से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से। और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया आर्ट गुजरात से बिलोंग करती हैं। लक्ष्मी नारायणन सुब्रमण्यम, ये आर्ट कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। एम टी वासुदेवन नायर, ये मरणोपरांत लिटरेचर और एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, केरला में इनका निवास था। और शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत आर्ट और बिहार से बिलोंग करती थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में पहली बार AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया? मतलब फॉरेस्ट की जो निगरानी होगी, जो जीव जंतुओं की, वहाँ के एनवायरनमेंट की जो निगरानी होगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम के माध्यम से की जाएगी, जिससे कि जो एनक्रोचमेंट है लैंड का और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उस पर भी नज़र रखी जाएगी और इंस्टेंटली उस पर डिसीजन भी लिया जाएगा। और ये करने वाला मध्य प्रदेश राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इंडिया में पहली बार AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भारतीय ऑरिजिन की है, इनका नाम है कमला प्रसाद बिसेसर, जो पार्टी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जीत लिया है और जो कि त्रिनिदाद टोबागो देश से बिलोंग करती हैं और इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस, जिसके माध्यम से इन्होंने चुनाव जीता। और कमला बरशेद बिसेसर ये दूसरी बार बन चुकी हैं वहाँ की प्राइम मिनिस्टर। भारतीय ऑरिजिन की हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे त्रिनिदाद टोबागो की बात करें तो ये एक कैरेबियन नेशन है जो कि प्रेसिडेंट इसके क्रिस्टीन कार्ले कंगालू है और पोर्ट ऑफ स्पेन ये इसकी कैपिटल। त्रिनिदाद टोबागो डॉलर इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन NCERT 7th क्लास की जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसमें मुगल और दिल्ली सल्तनत के जो टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया गया है। और हटाने के बाद अब कौन से इसमें नए टॉपिक जोड़े जाएंगे, यहाँ पर स्टडी ऑफ सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड और साथ साथ बेटी बचाओ, मेक इन इंडिया, जियोग्राफी का या फिर महाकुंभ के बारे में, ये सब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये टॉपिक्स यहाँ पर NCERT 7th क्लास की टेक्स्ट बुक से हटा दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन है नए चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन आलोक जोशी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के बनाए हैं। आलोक जोशी, ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगला सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में जो कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी और कहा जा रहा है कास्ट बेस्ड जो सेंसस हम करवाएंगे, उस तरीके का जो सेंसस है क्या पहले कभी होता था? बिल्कुल, भारत में पहले जब ब्रिटेन का राज था उस समय पर 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस कराया गया था। उसके बाद से अब यहाँ पर बात चल रही है। ये इसके कई फ़ायदे और कई नुकसान हैं। फ़ायदे ये कि हम लोगों को चिन्हित कर सकते हैं जिनको रिजर्वेशन चाहिए। नुकसान ये कि वो लोग भी अपने आप को काफ़ी नंबर्स में कम दिखाएंगे जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा चाहिए होगा। तो इससे कई नुकसान कई फ़ायदे हो सकते हैं।
कई पॉलिटिकल फ़ायदे, कई पॉलिटिकल नुकसान, कई इकोनॉमिक फ़ायदे, कई इकोनॉमिक नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए भारत सरकार राजी हुई है और इसको कराने की बात कही जा रही है। पहले 1931 में इसे कराया गया था। अगला क्वेश्चन, दुनिया में मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत कौन से नंबर पर है? तो ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत 5वें नंबर पर है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्सनल्स किस मिलिट्री में काम कर रहे हैं? तो चाइना के बाद भारत में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें भारत बेहतर कर रहा है। अगर सबसे ज़्यादा भारत हथियार खरीदता है दुनिया में, तो उस रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो भारत दूसरे नंबर पर है, पहले पर यूक्रेन है। ठीक, पहले पर यूक्रेन दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, दूसरे पर भारत है। और भारत सबसे ज़्यादा हथियार किसके साथ खरीदता है? तो सबसे ज़्यादा हथियार अभी भी रशिया के साथ भारत खरीदता है। ये रिपोर्ट किसके रेफरेंस से मैं आपको ये सब बात बता रहा हूँ? तो ये सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई, जिसमें वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की एक पूरी रिपोर्ट है, उसमें ये सब बताया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में बताया गया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में मिलिट्री एक्सपेंडिचर कौन करता है? वो यूएसए अभी भी कर रहा है। दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना है, तीसरे पर रशिया है और चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर भारत है। ये सीक्वेंस याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को जीत लिया। इसे नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, 83 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं और इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। अगर फाइनल मेडल टैली की बात करें तो भारत ने 83 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। बाकी सभी आप देख पा रहे होंगे दूसरी पोजीशन पर जापान है, काफ़ी मेडल का बुरा हाल है। मंगोलिया तीसरे पर, ओमान चौथे पर, नेपाल पांचवी पोजीशन पर है। भारत की जो टीम है, भारत की टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अगला है पायल कपाड़िया। ये एक इंडियन फिल्म मेकर हैं जिनको अभी रिसेंटली में ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड से फ्रांस की गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड से फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनका जो काम करने की शैली है उसकी वजह से यहाँ पर इनको ये सम्मान दिया गया है। इनकी कई फिल्में बेहतर रहीं और जो फिल्में हैं वो फ्रांस में भी कई ज़्यादा पसंद की गई हैं, इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक, पायल कपाड़िया इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में सोबो मुंबई फाल्कन T20 मुंबई लीग 2025 अनाउंस की गई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? जिसके ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव बनाए गए हैं। ये 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कैप्टन थे। सोबो मुंबई फाल्कन मतलब ये ना इंडियन प्रीमियर लीग जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से मुंबई की भी एक छोटी लीग है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए और मुंबई के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मुंबई के जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसके एम्बेसडर कौन होंगे? ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी बैडमिंटन का सुदीरमन कप 2025 को जीत लिया? तो सुदीरमन कप अभी साउथ कोरिया को हराकर चाइना ने जीता है और ये चाइना में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। बैडमिंटन का एक ये वर्ल्ड मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है जिसको चाइना ने साउथ कोरिया को हराकर जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद जिनका जो रिटायर हो रहे थे 24 मई 2025 को, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये 24 मई 2026 तक कार्य करेंगे, तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद का। अगला क्वेश्चन, सिक्योर प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है? ये यूनाइटेड किंगडम का इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से
कार्बन डाइऑक्साइड, सी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की बात की जा रही है अलग अलग माध्यम से। तो सी क्योर प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्बन को डायरेक्टली सी वाटर से निकाला जाएगा, कम किया जाएगा, जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए बेहतर हो सके। इसीलिए यहाँ पर कार्बन को कम करने की वहाँ पर बात की जा रही है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और ये सी क्योर प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा इंडिया का पहला पोर्ट बन गया है जो कि डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में काम करेगा? तो ऐसा पोर्ट वजिंगजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन गया है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में अवेलेबल है, और ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में काम करने वाला है। इसे केरला गवर्नमेंट, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने अभी एक एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसके माध्यम से एमएसएमई को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे कि लोगों के अंदर फाइनेंसिंग, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और मार्केट एक्सेस के लिए और कंपटीशन और हेल्थी कंपटीशन क्रिएट होगा। इस प्रकार का इंडेक्स तैयार किया जाएगा, जिससे जो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उन कंपनियों को मदद भी, एक्स्ट्रा मदद, फाइनेंशियली मदद यहाँ पर होगी, लोन सिस्टम उनको आसान हो जाएगा। इसीलिए हर कंपनी इन फील्ड्स में और बेहतर कार्य करेगी। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। इसीलिए एमएसएमई के जो कंपटीशन को बेहतर करने के लिए इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने अभी तैयार किया है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आयुष्मान भारत दिवस हम 30 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। ये स्कीम पूरी फैमिली को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। 5 लाख का कैशलेस स्कीम है, पेपरलेस स्कीम है, जिसमें लो इनकम फैमिलीज को 5 लाख तक का यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान जो कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इंटरनेशनल लेबर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल लेबर डे हम 1 मई को ऑब्जर्व करते हैं। 1 मई को ध्यान रखिएगा, हम इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनको समाज में उनका जो योगदान है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूना डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड ट्यूना डे हम 2 मई को ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस डे को डिक्लेयर किया था। ये जो ट्यूना है ये एक प्रकार की फिश है जो कि विटामिन बी, ओमेगा 3, प्रोटीन और अदर मिनरल से लैश होती है। तो इसको कंजर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस डे को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स हम 5 मई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम मिडवाइफ्स क्रिटिकल इन एवरी क्राइसिस रखी गई है। 1992 से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिडवाइफ्स ने इस डे को अनाउंस किया था। मिडवाइफ्स की जो वर्क है उसको सराहने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभी योगा महोत्सव 2025 किस सिटी में ऑब्जर्व किया जाएगा, किस सिटी में मनाया जाएगा? तो योगा महोत्सव 2025 महाराष्ट्र के नासिक में ऑब्जर्व होगा। योगा डे हम, इंटरनेशनल योगा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और 2015 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया था 2015, 21 मई 2015 से। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड अस्थमा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो पहले ट्यूसडे, 1 ट्यूसडे ऑफ मई को हम वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 6 मई को इस बार पड़ा, तो इस बार 6 मई को 1 ट्यूसडे आया था, तो हमने 6 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में ऑब्जर्व किया है, जिसके थीम
मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स असेसिबल फॉर ऑल रखी गई है। अस्थमा ये क्रॉनिकल लंग डिसीज है जो इसके सिम्टम कफिंग, सीजिंग, शॉर्ट ब्रीथिंग और चेस्ट टाइटनेस बताई जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को 1996 से स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। एथलेटिक्स ये रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, वॉकिंग जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो मोनाको में इसका हेडक्वार्टर 1912 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।